हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। भाई हमने प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 की सीरीज को शुरू कर दिया है और इस सीरीज को जल्दी एंड करने वाले हैं। भाई इस सीरीज का आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट एक वीडियो में। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना मत भूलना लाइन वाइज। ठीक है, और एक चीज और, ये जो सीरीज बनाई जा रही है ये सीरीज आप किसी भी सेमेस्टर से हो आप देख सकते हो। अगर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 है तो चाहे आपका रेगुलर हो, एनसी वेब हो, एसओएल है, ड्यू है, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो आप देख सकते हो अगर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 है तो। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और समझ लेते हैं। भाई अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो इस सब्जेक्ट के नोट्स रेडी हो चुके हैं। नोट्स बाय करने के लिए आपको इस नंबर पे मुझे मैसेज करना होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जाके आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, वहां से भी आप ले सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं। मिनिमम अमाउंट 130 रुपीज 40 रुपीज रखा गया, तो वो पे करके आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, ऑल चैप्टर्स होंगे। ठीक है, जिसमें आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स से आप सफिशिएंट है पास होने के लिए। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अब चैप्टर नंबर 9 है हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इससे जो पिछला चैप्टर है ना भाई, अगर आपने वो नहीं पढ़ा ना तो पहले वो पढ़ लो, क्योंकि ये चैप्टर पिछले चैप्टर से, मतलब इसका जो लास्ट चैप्टर था आखिरी इससे पहले का, उस वाले चैप्टर से बहुत रिलेट करता हुआ है। ठीक है, वो देख लिया तो समझ लो 70% आपको वहीं समझ आ जाएगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इस चैप्टर के अंदर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी समझेंगे क्या होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को आप ऐसा समझो सर, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब आप ऐसा समझो, एक होता है किसान। ठीक है, एक किसान जाता है एक जमींदार के पास और वो बोलता है जमींदार से कि जमींदार भाई मेरे को ना यहाँ पर कुछ फसल उगानी है, तो कोई खेत में काम वगैरह है तो आप बता दो। तो किसान बोलता है हाँ मेरे पास खेत है, मेरे खेत के अंदर खेती करना चाहते हो तो बताओ। वो बोलता है ठीक है मैं खेती कर लूंगा। अब किसान क्या करता है, सिर्फ एक टुकड़े पे, किसान इतना बड़ा खेत होता है, ठीक है, इस में से सिर्फ किसान इस टुकड़े पे, एक टुकड़े पे खेती करना शुरू करता है, इस टुकड़े पे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब वे इस पे खेती करता है तो इसका जो पैसा मिलता है वो मिलता है उसको 2000 रुपए। कितना मिलता है? 2000 रुपए। अब जो साहूकार होता है या जो आदमी होता है, जमींदार होता है, वो देखता है किसान एक खेत के टुकड़े पे खेती कर रहा है, 2000 रुपए कमा रहा है। अब यहाँ पर लालच बढ़ जाती है किसकी? किसान की। किसान सोचता है मुझे अपने बीवी बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, मेरे को उनको घुमाने भी लेके जाना है, मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, मेरे को पैसा ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ अपने टाइम को शिफ्ट करके थोड़ा ज्यादा खेती करना चालू करता हूँ। अब वो क्या करता है, थोड़ी और खेती करता है, वो फिर जाता है जमींदार पे, वो बोलता है कि जमींदार जी मैं 2 टुकड़े पे खेती करना चाहता हूँ, तो वो 2 टुकड़े ले लेता है। अब जब वो 2 टुकड़े ले लेता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है। 2K से 2K प्लस 2K मतलब कि 4K इनकम हो जाती है, 4000 इनकम होने लगती है उसको। ऐसे ही जमींदार फिर और देखता है कि अगर इतने से इतना हो रहा है और अभी भी मेरे पास बहुत सारा टाइम ऐसा है जो खाली बचा है, जिसमें मैं घर जाता हूँ, आता हूँ, रोटी खाता हूँ, बीच का जो टाइम है उसको भी मैं जमींदार को दे देता हूँ और पैसा कमाऊंगा। तो जमींदार को बोलता है कि जमींदार जी मेरा जो फिजूल टाइम है मैं वो खत्म करना चाहता हूँ और उसके लिए मेरे को एक टुकड़ा खेती का और चाहिए, तो मैं एक टुकड़े पे और खेती करना चाहता हूँ। ठीक है, जब वो एक टुकड़ा और शुरू करता है तो उसको और 2000 मिलते हैं, मतलब टोटल 6000 रुपए। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आता है जहां पे वो सारे खेत में खेती करने लग जाता है। ठीक है, जहां पर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पर जो किसान की कहानी अभी मैंने आपको सुनाई, इसमें किसान को एक रेमुनेशन मिल रहा है, एक तनख्वाह मिल रही है, एक सैलरी मिल रही है, किससे? जमींदार से। और वो तनख्वाह, वो जो सैलरी जमींदार से मिल रही है वो क्यों मिल रही है सर? वो इसलिए मिल रही है क्योंकि वो सब पे काम कर रहा है, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल के दे रहा है। तो कहने का मतलब है ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हमें ये बताती है कि जब आप मार्जिनल प्रोडक्ट जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते हो उसके अकॉर्डिंग इक्वल आपको मिलता है रेम्यूनरेशन। ठीक है, समझ आ गया? तो बस यही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। देखो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू जेबी क्लर्क। जेबी क्लर्क एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को। इन्होंने इस थ्योरी को रिफाइन किया था, मतलब कि पहले से थ्योरी बनी हुई है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने थ्योरी को किस तरीके से समझा है
कि एवरी फैक्टर इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर, कि वो कोई भी फैक्टर जो किसी भी एंटरप्रेन्योर में लगा हुआ है, मतलब कोई भी काम में कोई भी फैक्टर अगर लगा हुआ है, वुड गेट ए रेमुनेशन, उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा उसको, रेमुनेशन मिलेगा। मतलब रेमुनेशन क्या होता है, सैलरी, क्या मिलेगी उसको, सैलरी मिलेगी, या कह सकते हो वेतन मिलेगी या तनख्वाह मिलेगी, ठीक है, उसको मिलेगी रेमुनेशन, मतलब सैलरी, ठीक है। कोई भी फैक्टर जो अपना एंटरप्रेन्योर करने में लगा हुआ है उसको रेमुनेशन मिलेगी, इक्वल्स टू, किसके इक्वल मिलेगी, मार्जिनल प्रोडक्ट के। जितना ज्यादा वो मार्जिनल प्रोडक्ट को, आउटपुट को निकालेगा, उतना ही उसको रेमुनेशन पे किया जाएगा। ये कहती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। समझ आया? हाँ जी। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एमपीपी, जिसको बोलते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। दूसरा तरीका होता है एमआरपी, जिसको बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट। तीसरा तरीका होता है वीएमपी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर इनके बारे में, इनके डायग्राम वगैरह और टेबल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 8 का लिंक है, वो आप जाके देख लेना। इसके टेबुलर कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है भाई, अच्छे से समझाया, 1 घंटे की वीडियो, और मैंने सारी चीजें उसमें समझाई, ग्राफ वगैरह, इनके कर्व वगैरह, जो कि इसमें अब नहीं सिखाऊंगा, वो पिछले चैप्टर में थे, तो वो जाके पहले मस्ट वॉच कर लेना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट उसमें है, चैप्टर नंबर 8 इसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में। भाई सुनो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी मतलब कि इसके अंदर जो 3 टाइप है, पहला टाइप आता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ये क्या होता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है it refers to addition to total production by addition of the one variable factor। कह रहा है कि it refers to the addition of total का जो एडिशन हुआ, क्या हुआ, टोटल का जो एडिशन हुआ, जैसे कि खेत वाला एग्जांपल ही ले लो, यहां पर टोटल 6 टुकड़े थे खेत के, जैसे जैसे किसान ने एक एक टुकड़े पे बढ़ा बढ़ा के, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा बढ़ा के खेती करना शुरू किया, तो उसका रेमुनेशन क्या हुआ, उसके साथ साथ इंक्रीज होता गया। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या कहता है, जब हम अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, इस वर्ड को भूलना मत, ये वर्ड इसके लिए, इसको रेफर करता है। ये जो क्वांटिटी वर्ड है ये एमपीपी को दिखाता है। कह रहा है कि जब हम किसी भी जगह अपनी टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, तो उस क्वांटिटी के साथ साथ हमारे फैक्टर्स जो होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स प्रोडक्शन के इंक्रीज होते हैं, और जब वो फैक्टर्स ऑफ लेबर वगैरह इंक्रीज होंगे तो अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट रहती है उसके साथ साथ, ठीक है। और यही चीज हमें दिखाता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, कि जब हम अपना एक एडिशनल फैक्टर इंक्रीज करते हैं अपनी एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो हमारा एमपीपी हो जाता है। एमपीपी को कैलकुलेट करते हैं कैसे हैं वो समझो। भाई देखो, एमपीपी कैलकुलेट करना है तो एम वाली सीरीज निकालनी है। कोई भी एम वाली सीरीज को कैलकुलेट करना हो तो सिंपल सा रूल है, एम वाली सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको टी वाली सीरीज का, हमेशा एम वाली सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए टी वाली सीरीज का एन नंबर को n-1 करना पड़ेगा, सिंपल रूल है, ठीक है। तो ऐसे ही एमपीपी निकालने के लिए आपको टीपीपी एन माइनस टीपीपी n-1 करना पड़ेगा, तब आपका निकल जाएगा एमपीपी। इसको आप इस तरीके से समझो, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप ऐसे समझो, यहां पे बता दूं, इसको मिटा देते हैं भाई, यहां पे समझो, देखो ये है टीपीपी, सपोज करो ये टीपीपी है, ठीक है, ये निकालनी है एमपीपी। टीपीपी दे रखे 3, 6, 9 और एमपीपी निकालनी है। अब देखो एमपीपी से टीपीपी कैसे निकालते हैं, देखो तो ये निकलेगा इससे, जैसे ये 6 है ना, ये हो गया Tn-1 और ऊपर वाला हो गया Tn, तो Tn में से ये माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस कैसे करेंगे, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3। तो पहली सीरीज का आंसर है 3। दूसरी वाली में आ जाओ, 6 में से 3 गया, दूसरी में 3 आएगा। तीसरी में आ जाओ, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, तो ये जो सीरीज निकलती जा रही है ना भाई, ये होती है एमपीपी। ऐसे कैलकुलेट करना है, मतलब मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ लिखा, इसको माइनस किया तो यहाँ लिखा। ऐसे ही फर्स्ट में 3 में से ऊपर क्या है, 0, कुछ नहीं है, तो 3 में से 0 को माइनस किया तो 3 का 3 यहाँ लिखा। ऐसे निकालने है आपको, ठीक है। तो ये है एमपीपी निकालने का तरीका। दूसरा आ जाता है एमआरपी। एमआरपी कैसे निकलता है, it refers to additional of total revenue by employing one additional variable of factor। कह रहा है कि हमने अगर खेत में, मान लो वो जो खेत का एग्जांपल मैंने दिया था उसमें एक बंदा काम कर रहा, अगर उसी खेत में एक इंसान की जगह मैं 2 इंसान और बढ़ा दूं, तो मेरे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की वजह से
जो टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्शन में फर्क आया है उसको मैं कहूंगा कि एमआरपी। क्या कहने का मतलब है, देखो पहले एक खेत था, ठीक है, ये वाला, इस खेत में 4 ऐसे टुकड़े हैं जहां पे मेरा एक बंदा किसान काम कर रहा था। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा 3 खेत खाली पड़े हैं, मैंने इन 3 खेतों में एक एक बंदा और लगाया, मतलब टोटल जब मैंने 4 लोग लगाए तो मेरा रिवेन्यू जो है, प्रोडक्शन का जो पैसा निकलने वाला है वो ज्यादा नहीं हो जाएगा, 4 गुना। अगर मान लो एक खेत के प्रोडक्शन से मुझे मिलते हैं 10,000 रुपए, ठीक है, तो ऐसे ही जब मैंने यहाँ 3 बंदे और हायर किए तो 10,000 मेरे को ये भी कमा के देंगे ना, 10,000 ये भी देगा और 10,000 ये भी देगा, तो मेरा टोटल रिवेन्यू कितना हुआ, 4 गुना हो गया। तो टोटल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए आपका किसी भी फैक्टर्स को लगाने की वजह से, तब उसको एमआरपी कहते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि वन एडिशनल वेरिएबल ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर अगर आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 1-2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ाते हो तो आपका रिवेन्यू जो है, टोटल रिवेन्यू जो है वो डबल हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एमआरपी को देखेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं। एमआरपी कैलकुलेट करने का छोटा सा फॉर्मूला है एमपीपी मल्टीप्लाई में एमआर, एमपीपी मल्टीप्लाई में एमआरआर। आपको अब देखो एमपीपी जो है हमेशा गिवन रहेगा, क्वेश्चन में एमपीपी गिवन रहेगा, टेबल जब भी आएगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी चैप्टर 8 की, मैं बार बार बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे टेबल की मदद से इनको समझा रखा है कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमपीपी एमआर वीएमपी हर चीज बताइए, टेबल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैप्टर नंबर 8 जाके देख लेना। हाँ, तो देखो एमआरपी निकालने के लिए एमपीपी मल्टीप्लाई में एमआर, तो मैंने ये चीजें करके दिखाई हुई है एक्चुअल में, तभी आपको बता रहा हूँ, वो वीडियो देख लो भाई पहले। अगला है वीएमपी। वीएमपी कैसे निकलता है, वीएमपी क्या होता है, इट रिफर्स टू द मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो भी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है, जो भी क्वांटिटी, मतलब कि एमपीपी है, जो भी एमपीपी आएगा ना, इसी एमपीपी की मल्टीप्लाई करनी है आपकी प्राइस से। मान लो आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आया है 10, ठीक है, और प्राइस है पर यूनिट का मान लो 20, ठीक है, प्राइस है पर यूनिट का 20 रुपए, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर 200, तो 200 आ जाएगा आपका वीएमपी, ठीक है। तो ये होता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, समझ आ गया भाई। सुनो, अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारा एमपीपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है और वीएमपी क्या होता है, हमने फॉर्मूले पढ़ लिए। अब नीचे आ जाते हैं अजम्पशंस के बारे में, ठीक है। इसकी कुछ अजम्पशंस होती है एमपीटी की, यहाँ पे मैंने लिख दिया अजम्पशंस ऑफ एमपीटी। तो पहले लिखिए परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट जो परफेक्ट कंपटीशन होती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होती है जहां पर नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं बहुत सारे, नंबर्स ऑफ बायर होते हैं बहुत सारे, उस मार्केट में जो प्रोडक्ट कंपटीशन है यहाँ पर एजम्पशन होती है, यहाँ पर लाई करती है कौन सी, एमपीटी, ठीक है। दूसरा है कि एमपीटी में आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। होमोजीनियस का मतलब समझो, होमोजीनियस मतलब होता है जहां सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, आप यहाँ ये मार्कर खरीद रहे हो और दूसरी दुकान पे भी जाके सेम मार्कर आप ले रहे हो और सेम, बस प्राइस में चेंज होगा, क्वांटिटी क्वालिटी सब चीज सेम मिल रही है आपको, ठीक है। होमोजीनियस एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट। तीसरा आता है सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सब्स्टिट्यूट होते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपकी लेबर्स वगैरह है, ठीक है। चौथा है यहाँ पे गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। एमपीटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहती है कि इनका गोल हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर होता है, कि इनको प्रॉफिट कैसे कैसे करके बढ़ाना है, आगे ज्यादा लेके जाना है। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है क्योंकि क्या होता है, शॉर्ट पीरियड में ये यूज करते हैं, शॉर्ट पीरियड में आप अपनी टेक्नोलॉजी मतलब मशीन्स वगैरह को चेंज नहीं कर सकते ना। अगर मान लो आपको एक बिजनेस डालने को बोला, आपको बिजनेस सिर्फ 1 हफ्ते के लिए डालना है, भाई हफ्ते के लिए आपने करोड़ों की मशीनरी थोड़ी चेंज करोगे, हफ्ते भर में प्रोडक्शन आप उसी से निकालने की सोचोगे। तो यहाँ पर ना टेक्नोलॉजी जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है। लास्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार रहता है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये थे एमपीटी के अजम्पशंस और ये थी इनकी डेफिनेशन। अब चलते हैं इनके थोड़े से कर्व को आपको समझाने वाला हूं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और अगर जिसको भी नोट्स बाय करने हैं तो भाई नंबर ये रहा, आप परचेज कर सकते हो नोट्स, आपको ये उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है मैं उतार के काम चला लूंगा तो भाई वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लेके काम चला सकते हो। अभी मैं यहाँ से हट रहा हूँ, अब आप इसको उतारो, मैं आगे लिखवाने वाला हूँ।
तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछला जो मैंने पढ़ा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, ठीक है जी। तो आगे हम आ गए हैं यहाँ पे कर्व इन प्रोडक्ट मार्केट। अब हम पढ़ेंगे मार्केट में प्रोडक्ट कर्व कैसे बनता है, ठीक है। मार्केट के अंदर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे सेट होता है, ठीक है, प्रोडक्शन में। तो भाई देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये है इंडस्ट्री का, ये वाला डायग्राम है फर्म का। एक फर्म जो होती है उसके प्राइस हमेशा जो है वो फिक्स रहते हैं, तो प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। कब? जब ये परफेक्ट कंपटीशन होगा। कब? कब? परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। अगर सपोज करो इस जगह पे इम्परफेक्ट कंपटीशन होता, इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो हमारा ग्राफ ऐसा नहीं बनता, फिर हमको एक अलग से लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है और हम उसके लिए मानते हैं कि जो प्राइस है वो इज इक्वल्स टू एमआर होता है। बट जो एमआर है वो कभी भी एआर के इज इक्वल्स टू नहीं होता। कब? इम्परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट में, ठीक है। तो ये इम्परफेक्ट की कंडीशन है। मगर हम परफेक्ट कंपटीशन का देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो फर्म है वो ऐसा बनेगा, फर्म का प्राइस कांस्टेंट रहेगा। और जहां पे गवर्नमेंट, इस जगह पे गवर्नमेंट जहां पे प्राइस को फिक्स कर देगी, यही प्राइस हमारा एक प्राइस हो जाएगा जहां पे हम चीजों को लोगों को बेचेंगे। ये मेरी सप्लाई है, ये मेरी डिमांड है, और जहां पे ये प्राइस दोनों को काट रहा है, इस प्राइस के ऊपर ये क्वांटिटी मैं सेल करूंगा, ठीक है। और यही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है मार्केट में। और यही चीज हमने पढ़ी है डिमांड कर्व में। भाई यहाँ पे आ जाओ, ये डिमांड कर्व आपको दिख रहा है। डिमांड कर्व में देखो आप, इक्विलिब्रियम फैक्टर प्राइस है कि जहां पर फैक्टर के प्राइस इक्विलिब्रियम है, जहां पे हम एक संतुलन बिंदु के ऊपर हैं, जहां हमें पता है कि इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेल आउट होगी। तो देखो प्राइस ये तय कर दिया है और इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी नंबर ए जो है हमको वो मिल रहा है। ये हमारी डिमांड है, ये सप्लाई है। जहां वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया, दोनों डायग्राम सेम बनाए मैंने। अब आगे नीचे आ जाओ, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के द्वारा जो भी डिमांड होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, वो समझते हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर देखो, ये वाला जो डायग्राम है आप इसको ऐसे समझो, ये वाला एक फर्म है, ये वाला है, सॉरी, ये वाला है आपका इंडिविजुअल, ये वाला कैसा है? इंडिविजुअल, ठीक है। और ये वाली है आपकी फर्म, या कह सकते हो इंडस्ट्री। देखो भाई ध्यान से, जब हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड कैसे होती है? देखो, जब इंडिविजुअल डिमांड बना रहे हैं तो मार्केट में जो वेजेस होंगे, ये है वेज रेट। क्या है? वेज रेट। मतलब कि लोग इतने इतने पैसों पर काम करने के लिए तैयार हैं। वेज रेट देखो कैसे होते हैं, जब हमें ज्यादा पैसे मिलते हैं, जब हमें वेज रेट यहाँ पे मिल रहा है, इतने ही पैसे मिलेंगे यहाँ पे, तो हम थोड़ी सी डिमांड करते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे भाई ज्यादा पैसे तू चार्ज कर रहा है तो तू थोड़ा सा काम कर दे, ये दीवार को इतना उठा के कर दे, बस इतनी ऊंची कर दे, ठीक है। जब हम अपने वेज रेट को घटा देंगे मार्केट में, मतलब कि एक आदमी जो किसान है या जो मजदूरी करता है, जब वो अपने वेजेस के रेट को घटा देगा, तो हम क्या चाहेंगे कि भाई तू और ज्यादा काम कर। अगर मान लो आप किसी मिस्त्री को लेके आए घर बनाने के लिए, तो वो मिस्त्री अगर आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, आप बोलोगे भाई पूरी की पूरी दीवार रहने दे बनाने को, सिर्फ इतनी सी बना दे, जमीन से लेके इतनी खड़ी कर दे, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा चार्ज कर रहा है। अगर वहीं वो कम कर दे अपने रेट, तो आप क्या बोलोगे? भाई पूरी बना दे, पूरी ही बनानी है मेरे को तो, ठीक है। तो आप क्या करते हो? वही चीज करते हो। तो जब वेज रेट कम होते हैं तो डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो डिमांड यहाँ पे हो जाती है। ये डिमांड कर्व 2 के ऊपर देखो, अभी 2 के ऊपर, सिर्फ 2 के ऊपर, ये एक व्यक्ति की डिमांड है, ये पर्सन ए की डिमांड है और ये पर्सन बी की डिमांड है, डिमांड कर्व 1, ठीक है। तो पहले आप ए पर्सन की डिमांड देखो, जैसे ही वेज रेट इतने हुए तो डिमांड इतनी हो गई। ये एक ही डिमांड है, मतलब कि एक मिस्त्री ऐसा मानता है। अगर मान लो इसकी जगह कोई दूसरा मिस्त्री होगा, हर किसी का इंडिविजुअल में माइंडसेट अलग अलग होता है। एक इंडिविजुअल ये है, एक इंडिविजुअल ये है। तो अगर मान लो ए काम करने के लिए तैयार है इतने प्राइस पे इतना सा, तो हम किसी और पे पूछेंगे कि जो हमारे इतने प्राइस पे इतना काम करने को तैयार हो जाए। मतलब कि अब मैं डिमांड कर 1 पे आ गया, 1 की देखो, तो ये जो बी व्यक्ति है, मैंने इसको पूछा कि भाई मैं प्राइस इतना दे रहा हूँ, कितना काम करेगा? उसने बोला मैं पूरी दीवार बना दूंगा इतने प्राइस में, और मैं खुश। मैं बोल रहा हूँ जब इतने प्राइस में ए व्यक्ति इतनी दीवार बनाएगा और तू तो इतने प्राइस में ज्यादा दीवार बना दे रहा है, तेरा वेज रेट जो है वो सही लग रहा है मेरे को। तेरा यहाँ पे वर्किंग जो क्वांटिटी जो सप्लाइड है, लेबर सप्लाइड जो है, यहाँ पे लिखा है ना यूनिट ऑफ लेबर सप्लाई, तो यूनिट ऑफ लेबर सप्लाई और ज्यादा दे रहा है तू मेरे को, तो मैं तो तेरे से काम करूंगा। तो ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल का बनता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम 3-4 बंदों से अगर पूछेंगे तो हर किसी की डिमांड अलग होगी। कोई मान लो इतनी बना रहा है, कोई बीच में एक और कर्व आ गया, ये आ गया सी पर्सन,
वो बोलेगा भाई मैं इतना प्राइस लूंगा मगर मैं इतना बनाऊंगा। तो हमसे देखो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है, दीवार ज्यादा अच्छी कौन बना रहा है, ज्यादा देर तक कौन बनाएगा, वो बनाएगा बी, क्योंकि सी जो है वो यहाँ पे छोड़ देगा, मतलब इतनी बनाएगा थोड़ी सी आगे। ए जो है सबसे कम दीवार बनाएगा और बी जो है सबसे ज्यादा बनाएगा, तो हम बी के पास जाएंगे। हम ऐसा देख के इंडिविजुअल में सेट करते हैं डिमांड करो, ठीक है। अब मार्केट में तो ऐसे 10 लोग होंगे मगर हमें एक फिक्स प्राइस कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के लिए एक वेज रेट सेट कर दिया है, ठीक है। वेज रेट सेट कर दिया गवर्नमेंट ने, बोला कि भाई आप इस हिसाब से बनाओ। तो देखो जब सबकी डिमांड हम मिक्स कर देंगे ना, ए बी सी अलग अलग इंडिविजुअल व्यक्ति की डिमांड को मिक्स करके एक ही डिमांड कर्व में प्रेजेंट करेंगे, तो वो डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये डिमांड कर्व खड़ा हुआ था, स्टीपर था, स्टीपर क्या बोला मैंने, स्टीपर, ठीक है, खड़ा हुआ। और यहाँ पे फ्लैट हो गया, अब देख रहे हो फ्लैटर हो गया, फ्लैटर। ये लेट गया थोड़ा सा, डिमांड कर्व नीचे को झुक गया। पहले ये बिल्कुल सीधा खड़ा था, तना हुआ था, अब ये नीचे को थोड़ा सा लेट गया है ना, क्योंकि यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री की, पूरी मार्केट की, फर्म की डिमांड कर्व सेट हो रखी है। ये वो डिमांड कर्व है जो एक्चुअल में फॉलो कर जाती है मार्केट में। मार्केट में अगर वेज रेट ये होगा तो इतना ही सप्लाई मिलेगा, लेबर सप्लाई। इतने वेजेस में आपको 3 या 4 घंटे सप्लाई मान लो दे दिया है, ठीक है, लेबर ने। अगर आप अपना वेज रेट कम कर लेते हो तो यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग और ज्यादा डिमांड करने लगेंगे आपके काम की। तो यहाँ पर ये होता है मार्केट का एक डिमांड कर्व, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताता है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है, ये है सप्लाई कर्व। अब यहाँ पर एक सप्लायर की तरफ से, मतलब कि जो सप्लाई कर रहा है, जो वेजेस दे रहा है, जो वेजेस तय कर रहा है, मतलब कि जो लेबर है, लेबर का डिमांड कर्व कैसा होता है, वो ऐसा होता है। देखो जब लेबर को इतना वेजेस आप दोगे, सपोज करो ये है 1000 रुपए, कितना, 1000 रुपए। जब लेबर को 1000 रुपए मिलेगा तो लेबर 3 घंटे काम करती है, ये 3 घंटे हो गया, इतना काम करती है, इतने प्राइस पे इतना काम करती है लेबर, ठीक है। लेबर को जब आप 2000 रुपए दोगे, ज्यादा पैसे दोगे, तो लेबर का वेज रेट ऊपर आ जाएगा और लेबर यहां तक काम करेगी, इस जगह पे, यहाँ पे काम करेगी इस जगह तक, मतलब कि 6 घंटे, सपोज करो 6 घंटे है। लेबर ने 1000 रुपए में 3 घंटा काम किया, सप्लाई कितनी करी अपनी, 3 घंटा। लेबर का वेज रेट बढ़ गया, वेज रेट 2 पे आ गया, तो सप्लाई कितनी करी, और ज्यादा उसने बढ़ा दी। अब जब लेबर को और ज्यादा आप सोच रहे हो कि मेरे को काम करवाना है, तो मैं उसको तीसरे लेवल पे, मतलब कि यहाँ पे मैं पूरी उसकी सैलरी कितनी कर रहा हूँ, 3000 रुपए। तो लेबर क्या लालची हो जाती है, लेबर बोलती है जब 3000 रुपए मिल ही रहे हैं, ठीक है, जब 3000 रुपए मिल ही रहे हैं सेम काम करने के, तो मैं इतना ज्यादा काम क्यों करूं, मेरे को अपने बीवी बच्चों को भी तो टाइम देना है, मैं और ज्यादा टाइम क्यों लूं। एक फिक्स टाइम, मतलब कि दिन के जैसे 24 घंटे है, अगर लेबर को 16 घंटे काम करना पड़ रहा है और लेबर उससे ज्यादा दे ही नहीं सकती, क्योंकि 8 घंटे सोना भी तो होता है भाई, पूरे मैक्सिमम उसने 16 घंटे दे दिए मान लो इस पॉइंट पे, सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो अब लेबर क्या उससे ज्यादा अपना टाइम दे सकती है सप्लाई के लिए, नहीं दे सकती भाई, सोना भी तो जरूरी है, 8 घंटे की नींद तो कम से कम होनी चाहिए। तो इसलिए लेबर क्या करेगी, अब उसी टाइम में प्राइस भी उसको बढ़ा हुआ चाहिए, प्राइस भी उसको वेजेस 3 के ऊपर चाहिए यहाँ पे, और अपनी सप्लाई भी उसको चाहिए कम। वो कह रहा है कि अब मैं 16 घंटे की जगह ना मैं 14 या 13 या 12 घंटे करूंगा, तो उसने सप्लाई का कर्व जो है वो मोड़ दिया, देख रहे हो, सप्लाई कर्व ना बैकवर्ड हो गया, इसको बोलते हैं ब्लेंड होना, ब्लेंड बैकवर्ड। सप्लाई कर्व उल्टा पहले आगे बढ़ने की जगह पीछे आ गया। मतलब क्या हुआ कि लेबर जो सप्लाई 16 घंटे कर रहा था, अब उसने सप्लाई तो कम कर दी, सप्लाई कर दी 12 घंटे, पीछे आ गया, देख रहे हो, यहां से पीछे आ गया, सप्लाई कर्व पीछे आ गया 3 पॉइंट पे, यहाँ पे सप्लाई तो पीछे कर दी मगर वेजेस जो है हाई कर रखे हैं, वेजेस तीसरे के रेट पे है। इसको बोलते हैं, तब वो सिचुएशन होती है जहां पर लेबर अपने पैसे तो पूरे चार्ज कर रही है, 1000 रुपए मिस्त्री पूरे ले रहा है, मगर काम के घंटे कम कर दिए उसने, कुछ भी बहाना कर लो, उसने काम के घंटे कम कर दिए और अब आपके पास वो कम काम कर रहा है, ठीक है। तो इस जगह जो सप्लाई कर्व है वो ऐसे ब्लेंड होके मुड़ने लगता है। और नॉर्मल अगर सप्लाई कर्व देखना है तो भाई वो हमेशा यूं सीधा जाएगा, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे करके, ऐसे जैसे जैसे आप वेजेस बढ़ाते जाओगे वो और ऊपर पहुंचता जाएगा। मगर एक बात सोचो, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक टाइम पे तो ऐसा होगा कि इंसान के 24 के 24 घंटे दिन के खत्म हो जाएंगे, मान लो पूरा दिन भी काम करे, 24 के 24 घंटे ही तो है, क्या उससे ज्यादा पैसा तो ज्यादा दे सकते हो आप, क्या वो 24 घंटे से 25 घंटे दे पाएगा आपको, नहीं दे पाएगा ना पैसे देने के बाद भी, क्योंकि दिन ही 24 घंटे का है, एक लिमिट होती है, और 8 घंटा सोना जरूरी है, तो भाई वो 16 घंटे से ज्यादा नहीं दे पाएगा और वो वहां से सप्लाई कर्व को मुड़ना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो ये है एक वेजेस रेट जो सप्लाई कर्व दिखाता है, एक वेजेस का मतलब कि एक लेबर का। ये मैंने आपको समझा दिया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। चलिए अब लिमिटेशन पढ़ लेते हैं एमपीटी की, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, क्या है, डिफरेंट यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट होमोजीनियस।
जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट की, वो होमोजीनियस नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है। दूसरा, नॉट इजिली सब्सटीट्यूट ईच अदर। आप जल्दी से सब्सटीट्यूट को फाइंड आउट नहीं कर सकते सर, क्योंकि होमोजीनियस चीजें मैंने बताया था। ठीक है, सब्सटीट्यूट फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा, assumption ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जो भी परफेक्ट कंपटीशन की assumption होती है, वो सारी assumption इसमें limitations हो जाती है एमपीटी के अंदर। ठीक है। लास्ट पॉइंट है डिफिकल्टी इन मेजर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को मेजर करने में प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करें, कि किसी ने कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन दिया है, कितना आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है, वहां वो प्रोडक्शन वगैरह की मेजरेबल करने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, इसको आप उतारो, स्क्रीनशॉट लो। आगे में छोटा सा टॉपिक रह गया, ग्राफ वगैरह कुछ मुश्किल से 10-12 मिनट का, वो लिखवा के चैप्टर को करते हैं खत्म। नंबर वो रहा, नंबर मैसेज कर देना अगर आपको नोट्स बाय करने हो। उतार लो भाई, जो भी मैंने अभी पढ़ाया था आपने वो उतार लिया होगा। अब हम अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट का मतलब पहले आप समझो क्या होता है। भाई देखो, इकोनॉमिक रेंट, रेंट का मतलब होता है कि लैंड। ठीक है, मतलब होता है भूमि। अरे भाई लड़की का नाम नहीं है भूमि, भूमि मतलब जमीन। ठीक है, आपने जमीन को, एक मिनट, कह रहा है कि आपने रेंट को पे किया है, आपने कोई भी जमीन वगैरह ली होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया होगा, किसके लिए सर, प्रोडक्शन करने के लिए। अगर आपने प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि जमीन वगैरह किसी से उधार लिया, तो उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो आप मानते हो। अगर मान लो मैंने किसी से पुराने टाइम पे, पहले क्या होता था, राजा महाराजा के टाइम पे ये चलता हुआ आ रहा है कि जो किसान वगैरह होते थे वो राजा के पास जाते थे, उनके पास खेती बहुत ज्यादा होती थी, वो बोलते थे राजा से कि राजा जी हमको ना आप खेती दे दो थोड़ी सी, मतलब कि आप हमें थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा दे दो, उस पर हम खेती करके अपने बच्चे बच्चे पालना चाहते हैं, अपना घर पालन पोषण करना चाहते हैं। राजा बोलता है उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तो वो बोलते हैं कि हम जो भी उगाएंगे उसमें से आप थोड़ा सा रेंट के तौर पे, एक टैक्स के रूप में, कर के रूप में आप ले लेना, है ना। तो पहले के टाइम से चलता आ रहा है, तो उसी से कॉन्सेप्ट को डिराइव किया किसने, डेविड रिकार्डो ने, क्योंकि ये भी थे गुलाम एक तरह के, प्रोफेसर जो थे हमारे गुलाम थे, डेविड रिकार्डो, जिन्होंने इस थ्योरी का डेवलप किया था। इन्होंने डेवलप किया था 1772 में। तो भाई ये लगभग, ये मान लो कि आज से 250 से 300 साल पुरानी, 350 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या थे, जब ये गुलाम थे तो इनके मम्मी पापा और ये जो खुद रिकार्डो थे, ये भी ऐसे किया करते थे, तो ये रेंट पे करते हैं। तो इनको दिमाग आता है कि हम क्यों ना एक रेंट थ्योरी बनाते हैं, तो इन्होंने बनाई इकोनॉमिक रेंट थ्योरी। ठीक है, जिसमें इन्होंने लिखा इट इज द पेमेंट मेड ऑफ द यूज ऑफ लैंड ओनली, कि अगर आप किसी की भी जमीनों को यूज कर रहे हो किसी भी काम के लिए, किसी भी जमीन को यूज कर रहे हो, जमीन का मतलब इन्होंने बोला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहे हो किसी भी काम के लिए, तो उसके बदले आपको पे करनी पड़ेगी एक पेमेंट, जो कि कहलाएगी इकोनॉमिक रेंट। समझ आ गया, बहुत अच्छे भाई। इकोनॉमिक रेंट निकालने के लिए एक नॉर्मल सा मैं फॉर्मूला भी आगे बताऊंगा। इकोनॉमिक रेंट जो होता है वो फैक्टर ऑफ पेमेंट को दिखाता है, कि जो भी फैक्टर ऑफ पेमेंट आपने यूज करी है या पे करी है किसी चीज को यूज करने के बदले, वो कहलाती है इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट की दो खास बात होती है। पहली चीज कि जो इकोनॉमिक रेंट है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि रिसोर्सेज जो है ना अपने, वो बहुत ही स्कार है, रिसोर्सेज बहुत दुर्लभ है। आपको पता है जमीन ज्यादा नहीं है धरती पे, थोड़ी सी ही जमीन है ना, और इसी को हमको बचा बचा के यूज करना है। वैसे 1,40,00,000 जो भी है, 125 करोड़ 100, उससे बढ़ गई जनसंख्या, अपनी पॉपुलेशन। ठीक है, तो अपने को रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है और अपने को बहुत ज्यादा इसको संभाल के लेके चलना है, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। दूसरा है कि अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, आप ना रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज कर सकते हो। आप एक जमीन के ऊपर स्कूल खोल सकते हो, आप एक जमीन के ऊपर खेती कर सकते हो, आप उसी जमीन को रेंट पे चढ़ा सकते हो, आप उसी जमीन पे क्लब खोल सकते हो, आप उसी जमीन पे एक डिस्को खोल सकते हो, उसी जमीन पे हॉस्पिटल खोल सकते हो। तो एक जमीन के कितने सारे यूज है ना, अल्टरनेट यूज है ना, तो भाई अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हम कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रेंट। उसके बदले हम क्या पे करते हैं, रेंट। आप कुछ भी काम करो, हमें मतलब नहीं है, मगर आप अगर जमीन का टुकड़ा यूज कर रहे हो, आपको उसके बदले पे करना पड़ेगा एक रेंट, जो कि इकोनॉमिक रेंट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक रेंट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला लिखा है मैंने नीचे, एक्चुअल अर्निंग माइनस में टोटल ट्रांसफर अर्निंग। पहले आप ये समझो ये होता क्या है।
एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग में फर्क क्या है, दोनों क्या होता है, कैसे माइनस करके आपको इकोनॉमिक रेंट कैलकुलेट करना है। तो भाई सुनो, मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का था जिसका नाम था पिंकू, ठीक है। एक बार एक लड़का था जिसका नाम था पिंकू। पिंकू एक जगह जॉब करता था, सैलरी करता था। जब वो जॉब करता था तो वहां पर जब पहले दिन इंटरव्यू देने गया तो उसकी बात डिसाइड हुई 20,000 की सैलरी के ऊपर, ठीक है। पिंकू को उसके बॉस ने कहा कि हम आपको पर मंथ 20,000 इन हैंड देंगे, आपको ये अगर जॉब करनी है तो, ठीक है। पिंकू बात से मान गया। पिंकू बोला ठीक है, मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूं। और जो 20,000 रुपए सैलरी है ना, वो उसकी हो गई एक्चुअल अर्निंग। क्या हो गई? एक्चुअल अर्निंग, जो एक्चुअल में वो कमा रहा है, ठीक है। अब देखो, पिंकू ने एक महीना दिल लगा के, जान लगा के, आगे पीछे सारी हिम्मत लगा दी। सारी हिम्मत लगाने के बाद पूरा महीना उसने घिसवाई और उसके बाद उसको मिले सिर्फ 16,000 रुपए। कितने मिले? 16,000। अब आप बोलोगे भाई क्या उसने छुट्टी मारी होगी इसलिए 16,000 मिलेंगे? हटना, पिंकू ऐसा थोड़ी है मेरा। पिंकू अपना है भाई, पिंकू है ना पूरे महीने काम करता है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर अर्निंग, कि पिंकू को काट छाट के जो पैसा मिला सैलरी करने के बाद, एक महीना जॉब करने के बाद, तो वो 16,000 मिला। पिंकू ने छुट्टी मारी थी? नहीं सर। पिंकू की तबीयत खराब थी? नहीं सर। पिंकू को दस्त थे? नहीं सर। जुलाब था? नहीं सर। भाई कुछ नहीं था पिंकू को। सुनो मेरी बात, पिंकू बिल्कुल ठीक था, बट पिंकू को फिर भी 16,000 क्यों दिए? काटे क्यों है भाई? 4,000 कट गए उसके रेंट के और फालतू की चीजों के, फलाना ढिंका पीप वगैरह करके कुछ ना कुछ काट लिए उन्होंने, ठीक है। तो कितना काट लिए? 4,000 रुपए। जो एक्चुअल सैलरी होती है, एक्चुअल अर्निंग होती है, एक्चुअल अर्निंग में से टोटल अर्निंग अगर आप माइनस कर दोगे एक्चुअल अर्निंग में से ट्रांसफर अर्निंग, जो भी पैसा ट्रांसफर किया पिंकू वो माइनस करोगे, वो कट गया रेंट। एक तरीके से ये कहलाएगा आपका रेंट, कि कहीं से भी पैसा गया कटा तो ना, तो वो रेंट कहलाएगा, ठीक है। वो पैसा कट गया तो अब ये आपका जो है रेंट निकलेगा। इकोनॉमिक रेंट कितना हो गया? 4,000। ऐसे निकलता है इकोनॉमिक रेंट, कि जो भी आपका एक्चुअल अर्निंग है ना, जो भी आपको शुरू में बताया गया था कि आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, और उसमें से काट के जो भी पैसा दिया है वो ट्रांसफर अर्निंग काट के जो मिला वो रेंट होता है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला समझ लो ऐसे इकोनॉमिक रेंट का, कि एक्चुअल अर्निंग जो भी पिंकू की सैलरी थी 2,000, उसमें से ट्रांसफर अर्निंग उसको ट्रांसफर कर दिए 1,500 और काट लिए 500 उसके, तो जो भी बचा वो क्या आएगा? 500 रेंट कहलाएगा, ठीक है। अब भाई सुनो, रेंट का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे खत्म नहीं होता। रेंट के 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हैं। रेंट के 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है, वो समझो। पहला, रेंट जो है हमेशा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होगा। रेंट हमेशा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई होगा। कब? जब ओनली वन यूज होगा। आप किसी भी फैक्टर का एक से ज्यादा जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने कोई जमीन ली है, आप उस पर स्कूल खोलना चाह रहे हो, तो आप स्कूल की जगह उस पर क्लब या बार या डिस्को नहीं बना सकते। आप उसको स्कूल के रूप में एज अ यूज करोगे और उसी का रेंट आपको पे करना पड़ेगा। ये कहलाता है इन इलास्टिक सप्लाई। इसका डिमांड कर्व कैसा बनेगा सर? इसका डिमांड कर्व ऐसा बनेगा भाई, देखो ये है हमारा प्राइस, ये है हमारी सप्लाई, और ना याद रखना जो सप्लाई है ना, ये हमेशा टोटल अर्निंग को शो करेगा। सप्लाई किसको शो करेगा सर? सप्लाई शो करेगा टोटल अर्निंग को, ये वाली अर्निंग को सप्लाई शो करेगा। और जो हमारी एक्चुअल अर्निंग है उसको शो करेगा डिमांड। एक्चुअल अर्निंग को कौन शो करेगा? डिमांड। तो यहाँ डिमांड, यहाँ सप्लाई, जहां डिमांड सप्लाई काटेगी वो पॉइंट फिक्स कर दिया जाएगा कि इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी वो जो हमारा पिंकू है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो भाई देखो, ये हमारी सप्लाई, ये प्राइस मतलब कि डिमांड, ये D1 है, ये D1 है और ये D2 है, ठीक है। तो जहां पे डिमांड कर 1 ने सप्लाई को काटा, तो इस जगह पे प्राइस और इस जगह पे क्वांटिटी डिसाइड कर दी कि पिंकू इतना जो पे करेगा, क्या पे करेगा? रेंट। पिंकू इतना रेंट पे करेगा, ठीक है। अब देखो पिंकू ने क्या करा, सोचा कि मैं थोड़ा सा और कमाना चाहता हूं, तो उसने थोड़ा सा और कमाने के लिए प्राइस को थोड़ा सा ऊपर करा। तो भाई जब पिंकू ने थोड़ी सी सप्लाई और बढ़ाई, तो मगर यहाँ पर देख रहे हो सप्लाई फिक्स है, सप्लाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मैंने क्या लिखा है? ओनली वन यूज। पिंकू अगर चाहेगा ना कि मैं इसी चीज को मैं क्लब बना दूं, घर बना दूं, रेस्टोरेंट बना दूं, उसी जमीन को नहीं बना सकता भाई, सप्लाई एक ही करनी पड़ेगी। उसकी जगह प्राइस उसके इंक्रीज हो गए, वो प्राइस तो बढ़ा रहा है, प्राइस तो बढ़ा रहा है, मगर उसकी सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ रही। इसको बोलते हैं इन इलास्टिक सप्लाई इन पॉजिटिव परफेक्टली मार्केट, ठीक है। दूसरा समझो, दूसरे में क्या हुआ कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई जो है वो इलास्टिक है, सप्लाई क्या है? इलास्टिक है। पिंकू ने क्या करा, इस बार एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। पिंकू ने जमीन का टुकड़ा खरीद कर उस पर सप्लाई करनी चालू करी, तो जहां मेरा डिमांड कर्व पहला वाला सप्लाई को काटेगा वो मेरा कहलाएगा पोर्शन ट्रांसफर अर्निंग का। इस बार ये क्या है? ट्रांसफर अर्निंग शो करेगा, क्योंकि ये सप्लाई है, पहले सप्लाई खड़ी हुई थी, तो ट्रांसफर अर्निंग कहाँ था? 0 पे। ट्रांसफर अर्निंग यहाँ था 0 पे।
अब ट्रांसफर अर्निंग जो है वो ये पोर्शन पे आ गया, तो ये है ट्रांसफर अर्निंग, ठीक है। और ये मेरा डिमांड कर्व जो सप्लाई को काटता हुआ, और यहाँ पे मेरा जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है इस जगह पे। मगर सोचो क्या होगा अगर जो पिंकू है वो अपनी डिमांड को बढ़ा दे। पिंकू ने बोला मेरे को डिमांड चाहिए, और पिंकू ने डिमांड बढ़ाई तो पिंकू की सप्लाई तो इंक्रीज हो गई, देखो सप्लाई तो बढ़ी और ज्यादा इंक्रीज हो गई, मगर प्राइस नहीं बढ़ा। लोगों ने सप्लाई ज्यादा कर दी मगर रेट कम, रेट उसी रेट पे। लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया पिंकू को ज्यादा, क्लब वगैरह के लिए, हॉस्पिटल वगैरह के लिए, तो पिंकू को फायदा हुआ? नहीं सर, कोई फायदा नहीं हुआ। पिंकू को उल्टा ट्रांसफर इनकम जो इतनी हो रही थी वो पिंकू को इतनी हो जाएगी, थोड़ी सी आगे बढ़ गई, ज्यादा नहीं बढ़ी, ठीक है। तो ये था जब परफेक्टली इलास्टिक होगा सप्लाई कर्व आपका, ठीक है। तीसरा, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, जब आपकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है रिलेटिवली, तब आपको कैसे बनाना है? तो ये आपकी डिमांड, ये आपकी सप्लाई, इस बार सप्लाई वो ऐसे बनेगी, देख रहे हो, ऐसे बननी है सप्लाई। और ये जो सप्लाई है, सॉरी ये वाली जो सप्लाई है, इस सप्लाई से मिलके जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ना, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल पी ई और यहाँ पे रख लो एम, तो ये जो पी ई एम ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को शो करता है इकोनॉमिक रेंट, मतलब कि इतना इकोनॉमिक रेंट उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपकी सप्लाई है, सप्लाई कहाँ पे है सर? ये सप्लाई आपकी, ठीक है, ये है इकोनॉमिक रेंट, और ये वाला पोर्शन आपका ट्रांसफर का कहलाएगा, ट्रांसफर अर्निंग का, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? एक्चुअल अर्निंग का, जो भी एक्चुअल अर्निंग है। तो ये एक्चुअल है, ये ट्रांसफर है, और नीचे वाला आपका इकोनॉमिक रेंट जो बच गया, ठीक है। तो ये तब होगा पूरी तरीके से, तब होगा अगर मान लो इसके अंदर मैं डिमांड बढ़ाऊं तो क्या होगा भाई? देखो मैंने डिमांड को बढ़ाया, मैंने जब डिमांड बढ़ाई तो मेरे यहाँ पर प्राइस बढ़ गया, देखो प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी बढ़ी, तो नया प्राइस आ गया, नई क्वांटिटी आ गई, दोनों चीजें इंक्रीज हो गई मेरे की, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा, जिसको हम इनइलास्टिक सप्लाई बोलते हैं, रिलेटिवली, ठीक है। तो ये था पूरा इकोनॉमिक रेंट का कॉन्सेप्ट, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक रेंट का कॉन्सेप्ट आगे ज्यादा नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और एक चीज और, इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो डिस्क्रिप्शन से आप एक एक करके वीडियोस को वॉच कर सकते हो। और एक चीज और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएगी आपको, वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह के ग्रुप्स के ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएंगे। और हाँ, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके नोट्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हो। जितने भी बच्चे नोट्स बाय करना चाहते हैं, मिनिमम अमाउंट 130-40 है, सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑल चैप्टर्स उसमें आपको मिलेंगे। अगर आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है और नंबर यहाँ पे आपको शो कर रहा है। पूरी बुक है उसमें, ऑल चैप्टर्स हैं, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, 40 से 50 पेज की पीडीएफ है जिसमें आपका सारा निपट जाएगा। चलिए जी, आपको इतना बताना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतनी, थैंक यू, कीप वॉचिंग। अब आपको उतारना है तो उतार लो, बाय।